नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैं आपको 10 से 12 वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मतलब वो टॉपिक चाहे वो रेलवे एएलपी का एग्जाम हुआ हो या टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ हो या आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ हो। सबसे पहले मैंने इन पेपरों को एनालिसिस किया और इनमें देखा कि वो 10 से 12 वो टॉपिक थे जो कंटिन्यू पूछे जा रहे थे। वो टॉपिक में आपको 10 से 12 दिन बचे हैं तो वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, वो है जनगणना। जनगणना से हर शिफ्ट में, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो या टेक्नीशियन हो, लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए जनगणना। मैं आपको जनगणना टोटल कवर कराने वाला हूँ एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए बात करते हैं जनगणना। यदि तुमसे पूछे, शुरुआत से बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं। अगर बात करें कि विश्व की पहली आधुनिक जनगणना कब हुई थी, अगर तुमसे पूछे विश्व की पहली आधुनिक जनगणना कब हुई थी, तो ध्यान रखना विश्व की पहली जो आधुनिक जनगणना हुई थी वो 1749 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1749 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना विश्व की पहली आधुनिक जनगणना 1749 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें 10 के आधार पर कब हुई थी, 10 के आधार पर ध्यान रखना। अगर बात करें विश्व की पहली आधुनिक जनगणना पूछे तो 1749 ईस्वी में हुई थी। यदि विश्व की पहली 10 के आधार पर पूछे तो वो 1790 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना जो विश्व की पहली आधुनिक जनगणना हुई थी 1749 ईस्वी में, वो स्वीडन में हुई थी। कहां पर हुई थी? स्वीडन में हुई थी। और जो 10 के आधार पर 1790 में हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। दोनों पॉइंट याद रखना। ठीक है, वो कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अगर बात करें भारत की, अगर तुमसे पूछे भारत की कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, तो ध्यान रखना भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में म्यो के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई? म्यो के शासनकाल में हुई। यदि बात करें 10 के आधार पर किसके शासनकाल में हुई? 10 के आधार पर ध्यान रखना 10 के आधार पर किसके शासनकाल में हुई, तो 10 के आधार पर 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल में हुई। दोनों पॉइंट याद रखना। अगर तुमसे पूछे भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में म्यो के शासनकाल में हुई। 10 के आधार पर 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल में हुई। अगर तुमसे पूछे जब 10 के आधार पर 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल में हुई तो इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो लिख लो 1881 ईस्वी में जो जनगणना आयुक्त थे वो थे कौन? डब्ल्यू पिलोडे। ध्यान रखना कौन थे जनगणना आयुक्त, तो डब्ल्यू पिलोडे थे। आगे बात करें, अगर तुमसे पूछे स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना अगर तुमसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ध्यान रखना इस समय जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाल स्वामी। कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। ध्यान रखना। ठीक है, 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आर ए गोपाल स्वामी थे। आगे तुमसे पूछे जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया, तो ध्यान रखना जनगणना को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया, 7वीं अनुसूची में रखा गया। ठीक है, पूछे अगर 7वीं अनुसूची में रखा गया तो मतलब किस सूची में रखा गया, तो जनगणना को संघ सूची में रखा गया। और किस सूची में रखा गया, तो संघ सूची में रखा गया। क्योंकि अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख मिलता, एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो वैसे जनगणना संघ सूची का विषय है,
यदि संविधान की अनुसूची पूछ ले तो 7वीं अनुसूची में रखा गया, क्योंकि 7वीं अनुसूची में ही 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख मिलता, ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे कि संघ सूची पर कौन कानून बनाती, तो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती। कौन कानून बनाती? संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। आगे बात करें, एक जनगणना संगठन, इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछे जनगणना संगठन। अगर जनगणना संगठन की बात करें तो ध्यान रखना, जनगणना संगठन गृह मंत्रालय के अधीन आता है, होम मिनिस्ट्री। किसके अधीन आता? जनगणना संगठन गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ध्यान रखना। जनगणना संगठन किसके अधीन आता? तो जनगणना संगठन गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर बात करें, अगर तुमसे पूछे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसकी बात करें, अगर तुमसे पूछे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 जुलाई सन 2000 को हुई। कब हुई? 11 जुलाई सन 2000 ईस्वी में हुई। इसलिए 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाते? इसलिए 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते, ध्यान रखना। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 जुलाई सन 2000 को हुई। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। पूछे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता? तो इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता, और उपाध्यक्ष पूछे तो जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष रहता वही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का उपाध्यक्ष रहता, ध्यान रखना। नीति आयोग का उपाध्यक्ष ही इसका उपाध्यक्ष कहलाता। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, ध्यान रखना। अध्यक्ष हमेशा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता, उपाध्यक्ष नीति आयोग का उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का उपाध्यक्ष होता है। चलिए आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे किस समय अवधि को जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहा जाता? तो ध्यान रखना, 1951 से लेके 1981 के समय को, 1951 से लेके 1981 के समय को जनसंख्या विस्फोट अवधि कहा जाता। जनसंख्या विस्फोट अवधि कहा जाता, मतलब 1951 से लेके 1981 के समय में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, इसलिए इस समय को जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहा गया, ध्यान रखना। आगे बात करें, अगर तुमसे पूछे किस समय को महान विभाजन वर्ष कहा जाता, तो 1921 के समय को महान विभाजक वर्ष कहा जाता, महान विभाजक वर्ष कहा जाता। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना 1921 के समय महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तो उस समय काफी जनसंख्या मारी गई। जब काफी जनसंख्या मारी गई तो उस टाइम पे जब 1921 में जनगणना हुई तो जनसंख्या में एकदम कमी देखने के लिए मिली भारत में, इसलिए 1921 के समय को महान विभाजक वर्ष कहा जाता और 1951 से 1981 के समय को जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहा जाता, ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब आई? भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब आई? तुमसे पूछे भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब आई, तो ध्यान रखना फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी 1976, 1976 में प्रथम जनसंख्या नीति आई। आगे बात करें नई जनसंख्या नीति कब आई? नई जनसंख्या नीति कब आई? ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछे भारत में नई जनसंख्या नीति कब आई, तो नई जनसंख्या नीति 15 अगस्त सन 2000 को आई। कब आई? नई जनसंख्या नीति 15 अगस्त सन 2000 को आई। तो पहली जनसंख्या नीति 1976 में आई और नई जनसंख्या नीति 15 अगस्त सन 2000 को आई। देखो भाई, कंटेंट इंपोर्टेंट है, ज्यादा बकवास करने का समय नहीं है क्योंकि कंटेंट थोड़ा लंबा है और समय आपके पास कम है, तो मैं सीधे सीधे आपको कंटेंट पढ़ा रहा, ज्यादा ना मोटिवेशन की बात कर रहा ना फिजूल की बातें कर रहा, इसलिए आप नोट करते चले
नई जनसंख्या नीति 15 अगस्त सन 2000 को आई। अगर तुमसे पूछे जनसंख्या को, तो जब नई जनसंख्या नीति आई तो इसमें जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2045 तक इसको स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया। ध्यान रखना, जनसंख्या को 2045 तक स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया। ये कंटेंट इंपोर्टेंट है, इसका रिवीजन कर लो एक बार, फिर इसको मैं रब करता। आज मुझे विश्व की पहली आधुनिक जनगणना 1749 ईस्वी में हुई स्वीडन में, 10 के आधार पर 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में हुई। भारत में 10 के आधार पर पूछे 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल में हुई। जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय? तो डब्ल्यू पिलोडेन थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी थे। जनगणना को 7वीं अनुसूची में रखा गया, 7वीं अनुसूची की संघ सूची में रखा गया। पूछे जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। और इस पर कौन कानून बनाती? तो केंद्र सरकार कानून बनाती। जनगणना संगठन की बात करूं तो जनगणना संगठन होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, जिसकी स्थापना 11 जुलाई सन 2000 को हुई। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता। उपाध्यक्ष, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष रहता, वही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का उपाध्यक्ष रहता। 1951 से 1981 के समय को जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहा जाता और 1921 के समय को महान विभाजक वर्ष कहा जाता। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति 1976 में आई। नई जनसंख्या नीति 15 अगस्त सन 2000 को आई। और अगर पूछे इसका लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर करने का कब तक रखा गया? तो 2045 तक रखा गया। चलिए मैं इसको रब करता हूं, आगे फिर मैं नोट करता हूं। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे, अगर आगे तुमसे पूछे, देखिए जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता? ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व, सबसे पहले बात करते हैं जनगणना 2011 की। अब जो जनगणना 2011 के पॉइंट है उन पर बात कर लेते हैं, जो इंपोर्टेंट तथ्य है उन पर बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 की, अगर तुमसे पूछे जो 2011 की जनगणना हुई, सीधा लिखो 2011 की जनगणना 1931 के बाद, 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना थी। जाति आधारित जनगणना थी। ध्यान रखना, मतलब 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। उसके बाद 2011 में जाति आधारित जनगणना हुई। अगर तुमसे पूछे जो 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की थी? अगर स्वतंत्रता के बाद पूछे तो स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की थी। कौन से नंबर की थी? स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की थी। अगर तुमसे पूछे 1872 से, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए 2021 में, उनमें ये पूछेगा तीनों के तीनों पॉइंट। 1872 से शुरू से कौन से नंबर की थी 2011 की जनगणना? तो ध्यान रखना, शुरू से 15वें नंबर की थी। और यदि तुमसे पूछे 1881 से कौन से नंबर की थी, तो 1881 से 14वें नंबर की थी 2011 की जनगणना। तो स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की थी, शुरुआत से 15वें नंबर की थी, और 1881 से मतलब 10 के आधार पर 14वें नंबर की थी। तुमसे पूछे कि पूरे विश्व की अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, पूरे विश्व के अनुसार, तो ध्यान रखना पूरे विश्व के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 17.5% है। कितनी है? 17.5% है। पूरे विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 17.5% है। मतलब पूरे दुनिया में जितने लोग हैं उसका 17.5% लोग तो भारत में ही निवास कर रहे हैं। इससे तुम अंदाजा लगा सकते कि भारत में बेरोजगारी की दर क्या रहा होगा। और बात करें शुभंकर की, अगर तुमसे पूछे शुभंकर इसका मैस्कॉट क्या था, ठीक है, तुमसे पूछे शुभंकर, तो ध्यान रखना इसका जो शुभंकर है
वो है परिगणक शिक्षिका। एक महिला थी जो कि अपने कंधे पर एक बैग टांगे हुए थी, वो इसका शुभंकर है, ध्यान रखना। परिगणक शिक्षिका इसका शुभंकर है। अगर बात करें इसकी टैगलाइन क्या है, 2011 की जनगणना की टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन इसकी हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। टैगलाइन क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ध्यान रखना। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसकी एक टैगलाइन इंग्लिश में भी लिख लो, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ध्यान रखना। ये 2011 की जनगणना की टैगलाइन थी। अगर तुमसे पूछे ओवरऑल 10 की वृद्धि दर कितनी हुई, मतलब 2011 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर कितनी हुई, तो ध्यान रखना जो 10 की वृद्धि दर हुई तो 17.7% हुई। अगर तुमसे पूछे वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई, तो वो पूरे के पूरे आंकड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है। वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई, तो वार्षिक वृद्धि दर 1.64% हुई, ध्यान रखना। 10 की वृद्धि दर 17.7% हुई और वार्षिक वृद्धि दर 1.64% हुई। नागालैंड एकमात्र राज्य ऐसा रहा, यहीं पर लिख लो, नागालैंड राज्य एकमात्र ऐसा रहा, नागालैंड राज्य ऐसा राज्य था कि जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई, ध्यान रखना। नागालैंड राज्य की जो जनसंख्या थी वो नकारात्मक रही, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, नकारात्मक रही। पूछे कितने परसेंट घट गई, तो 0.6% इसकी जनसंख्या वृद्धि दर घट गई, बढ़ी नहीं थी, ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा, भारत का जनसंख्या घनत्व, ध्यान रखना, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा 2011 में, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व वो चीज कहलाती तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे, ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात कितना रहा, अगर लिंगानुपात की बात करें तो ध्यान रखना 943/1000, कितना रहा, 943/1000। यदि बात करूं मैं शिशु लिंगानुपात की, जो अभी ओवरऑल आंकड़े बता रहा मैं, शिशु लिंगानुपात, अगर तुमसे पूछे शिशु लिंगानुपात कितना रहा, तो 918/1000। मतलब लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं, और शिशु लिंगानुपात की बात करूं तो 1000 लड़कों की या बच्चों की तुलना में 918 किशोरी या किशोरियां, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें, अगर साक्षरता दर तुमसे पूछे साक्षरता दर कितनी रही, तो 74.4% भारत की साक्षरता दर रही, ठीक है। साक्षरता दर की बात करें तो 74.4% भारत की साक्षरता दर रही। यदि इसमें मैं महिला साक्षरता पूछूं और पुरुष साक्षरता पूछ लूं तुमसे, तो ध्यान रखना जो पुरुष साक्षरता दर रही वो 80.9% रही, और जो महिला साक्षरता दर रही वो 64.6% रही। साक्षरता दर ओवरऑल 74.4% रही, लेकिन महिला साक्षरता दर 64.6% रही और पुरुष साक्षरता दर 80.9% रही, ध्यान रखना, ठीक है। 1-2 पॉइंट अभी और लिख लो। अगर तुमसे पूछे जो साक्षरता काउंट की जाती वो कितने वर्ष से काउंट की जाती, तो 7 वर्ष की उम्र से साक्षरता दर काउंट की जाती है। 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा को लिखना या पढ़ना जानता हो वो व्यक्ति साक्षर कहलाता है। ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता कि साक्षरता दर कितने वर्ष से काउंट की जाती, तो 7 वर्ष से काउंट की जाती। अगर तुमसे पूछे जो लिंगानुपात रहता, शिशु लिंगानुपात सॉरी, जो तुमसे पूछे शिशु लिंगानुपात रहता उसके अंतर्गत कितनी उम्र के बच्चे आते, तो शिशु लिंगानुपात में ध्यान रखना 0 से 6 वर्ष के बच्चे काउंट किए जाते हैं, ठीक है।
शिशु लिंग अनुपात में 0 से 6 वर्ष के बच्चे काउंट किए जाते हैं और साक्षरता 7 वर्ष की उम्र से काउंट की जाती है, ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे देश की कुल नगरीय जनसंख्या, देश की कुल नगरीय जनसंख्या मतलब नगरों में कितने लोग निवास कर रहे हैं, तो ध्यान रखना 31.2% लोग नगरों में निवास कर रहे हैं। और देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या यदि तुमसे पूछे कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। मतलब इस बात से अभी भी सिद्ध होता कि भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, ध्यान रखना। तो देश की कुल नगरीय जनसंख्या 31.2% लोग शहरों में निवास कर रहे हैं और 68.8% लोग गांव में निवास कर रहे हैं। रिवीजन कर लो, इसको रफ करना, आगे कंटेंट लिख रहा। 2011 की जनगणना 1931 के बाद जाति आधारित थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की थी। 1872 से पूछे तो 15वें नंबर की थी और 1881 से पूछे तो 14वें नंबर की थी। पूरे विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या 17.5% है। शुभंकर पूछे परिगणक शिक्षिका, टैगलाइन हमारी जनगणना हमारा वॉइस या आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 10 की वृद्धि दर जो हुई वो 17.7% हुई। वार्षिक वृद्धि 1.64% रही। नागालैंड राज्य जनसंख्या दर एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसकी जनसंख्या दर वृद्धि दर घट गई बढ़ने की वजह 0.6%, ध्यान रखना माइनस में। भारत का जनसंख्या घनत्व रहा वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। लिंगानुपात की बात करूं तो 943/1000। शिशु लिंगानुपात पूछे तो 918/1000। साक्षरता दर पूछे तो 74.4% रही। महिला साक्षरता 64.6%। पुरुष साक्षरता 80.9%। साक्षरता 7 वर्ष की उम्र से काउंट की जाती। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों का काउंट किया जाता। देश की कुल नगरीय जनसंख्या 31.2% रही और देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या 68.8% रही, ध्यान रखना। रब करता हूं मैं इसको। चलिए आगे पूछे, आगे और आगे लिखता हूं। अगर तुमसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, तुझे सभी को पता है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश है। अगर दूसरा राज्य पूछे तो वो महाराष्ट्र है और तीसरा राज्य पूछे तो वो बिहार है। तीनों याद रखना। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है और तीसरे नंबर पे बिहार में है, ठीक है। अगर यही आंकड़ा कम में पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, देखो बार बार नहीं लिख रहा, समझते चल रहा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अब मैं यही आंकड़ा इसका कम में बता रहा हूं, तो सबसे कम जनसंख्या कहां पर है तो नोट ढंग से करना, ठीक है। तो सबसे कम कहां पर है तो सिक्किम में है। अगर दूसरे नंबर पे सबसे कम कहां पर है तो फिर वो मिजोरम में है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे कम मिजोरम में है। अगर बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ध्यान रखना वो कौन सा है, वो बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर बिहार में 1106 लोग रह रहे। और दूसरे नंबर पे पूछे तो दूसरे नंबर पर यही पश्चिम बंगाल है सबसे ज्यादा में। अगर यही आंकड़ा तुमसे कम में पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है तो लिखो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। अरुणाचल में कितने हैं। और दूसरे नंबर पे पूछे तो दूसरे नंबर पर मिजोरम में, ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर मिजोरम में है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और दूसरे नंबर पर मिजोरम का है। दो आंकड़े इसलिए लिखवा रहा क्योंकि पहला आंकड़ा हर कोई रट के जाता
और एग्जामिनर कभी कभी दूसरा भी पूछ लेता, इसलिए मैं आपको दोनों आंकड़े लिखवा के चल रहा। अगर आगे बात करें, तुमसे पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल राज्य में। कितना है, तो 1084/1000, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में 1084 महिलाएं। दूसरे नंबर पर पूछे तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, ध्यान रखना सर्वाधिक लिंगानुपात में पहले नंबर पर है केरल और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। यदि यही आंकड़ा तुमसे कम में पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, तो ध्यान रखना सबसे कम है हरियाणा में। कितना, 879/1000, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में 879 महिलाएं। और दूसरे नंबर पे, ठीक है ध्यान रखना कम पूछे तो हरियाणा है। वैसे दूसरे नंबर पर 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो यहाँ लिखने का कोई उसका आइडिया है नहीं, ध्यान रखना। आगे बात करें सर्वाधिक, यहाँ पर लिखता मैं, अगर तुमसे पूछे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, ध्यान रखना सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तुमसे पूछे तो सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात पूछे तो वो ही हो जाएगा हरियाणा, ध्यान रखना सबसे कम शिशु लिंगानुपात पूछे तो हरियाणा हो जाएगा, ध्यान रखना। एक पॉइंट स्टार करके लिख लो। अगर तुमसे पूछे कि 2011 की जनगणना में कितने परसेंट पूछे गए थे, तो लिख लो 29% पूछे गए थे, 29% पूछे गए थे। मतलब ये क्या क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जो जनगणना करने के लिए आपके गांव वगैरह में आते होंगे तो उनके हाथ में एक रजिस्टर होगा और रजिस्टर में वो आपसे कम से कम 29 क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका मकान नंबर क्या है, आपके पास कितनी गाय है, कितनी बैल है, कितनी भैंसे हैं, आपके पास मतलब सब डाटा लेते हैं वो टोटल कि आधार कार्ड संख्या दो। तो ऐसे उस रजिस्टर में 29 कॉलम थे, ध्यान रखना। कितने परसेंट पूछे गए थे, 29% पूछे गए थे। ठीक है, आगे बात करें, इसको पहले रख कर देगा, देखो फिर मैंने लिखा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। कम पूछे सिक्किम और मिजोरम। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार में, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में। सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में कितना, 17, दूसरे नंबर पे मिजोरम में। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में। सबसे कम तो हरियाणा में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में। कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 29% पूछे गए। ठीक है, चलिए चलिए आगे लिखिए। आगे तुमसे पूछे सबसे ज्यादा साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, ध्यान रखना। अभी मैं राज्य की बात कर रहा हूं, अभी मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूंगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करूं तो वो केरल है। कितने परसेंट साक्षर है, तो ध्यान रखना 94%। अगर दूसरे नंबर पर पूछे तो मिजोरम है, ठीक है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। अगर सबसे कम साक्षर पूछे तो सबसे कम साक्षर लोग हैं बिहार के, ध्यान रखना सबसे कम साक्षर बिहार। आगे बात करें, यदि तुमसे पूछे, यही आंकड़ा एक पॉइंट पूछ ले कि पुरुष व महिला साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक 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 पुरुष व महिला साक्षरता वाला राज्य, मतलब कहां के पुरुष व महिला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ध्यान रखना वो भी राज्य केरल है। लेकिन यदि मैं यही आंकड़े कम में पूछ लूं कि सबसे कम पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं, पुरुष की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना उसका आंसर आएगा बिहार। और यदि मैं यही आंकड़ा कम में महिलाओं में पूछ लूं कि सबसे कम महिलाएं कहां की पढ़ी लिखी हैं, तो उसका आंसर आएगा राजस्थान, ध्यान रखना। कहां का आएगा, तो राजस्थान आएगा।
तो सबसे ज्यादा पुरुष और महिला कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो वो केरल है। लेकिन सबसे कम पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो बिहार के। और सबसे कम महिला कहाँ की पढ़ी लिखी हैं, तो राजस्थान की। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर वाला राज्य। अगर तुमसे पूछे 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कि सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कहां पर हुई, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर हुई मेघालय में। और कम तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सबसे कम क्या, वहां पर तो बढ़ने की बजाय घट गई, वो है नागालैंड। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई मेघालय में और सबसे कम हुई नागालैंड में। अगर बात करें 2011 की जनगणना में एसटी पॉपुलेशन कितनी रही, तो एसटी की जनसंख्या कितनी रही, तो 16.6% एसटी पॉपुलेशन थी। और एसटी पॉपुलेशन पूछे, एसटी जनसंख्या पूछे तो 8.6% एसटी पॉपुलेशन थी। ध्यान रखना, ठीक है। एसटी जनसंख्या 16.6% और एसटी जनसंख्या 8.6%। अगर तुमसे पूछे सबसे अधिक एसटी कहां पर है, सबसे अधिक एसटी जनसंख्या कहां पर है, तो वो उसका आंसर हो उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक एसटी जनसंख्या कहां पर है, सबसे अधिक एसटी जनसंख्या कहां पर है, तो मध्य प्रदेश। ध्यान रखना सबसे अधिक एसटी जनसंख्या कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। एक पॉइंट यहां पर और लिख लो कि पंजाब व हरियाणा में एसटी जनसंख्या नहीं है, एसटी जनसंख्या नहीं है, मतलब अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं है। ध्यान रखना पंजाब व हरियाणा में अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं है। आगे बात करें, आगे तुमसे कुछ और आगे पूछ ले। ध्यान रखना अगर तुमसे पूछे सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो ध्यान रखना वो है ठाणे महाराष्ट्र का। कौन सा है, ठाणे महाराष्ट्र। अगर तुमसे पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, यही आपका कम में पूछे तो वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखना सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। इन आंकड़े को रद्द करना है। अब मैं लिख रहा कुछ केंद्र शासित प्रदेश के भी आंकड़े, जो ये सब राज्य के आंकड़े थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे पेपर की दृष्टि से। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में, दूसरे नंबर पर मिजोरम में, सबसे कम पूछे तो बिहार में। सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता तो उसका आंसर भी केरल है। लेकिन सबसे कम पूछे पुरुष तो बिहार, सबसे कम महिला तो राजस्थान। 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक मेघालय, कम नागालैंड में। एसटी जनसंख्या 16.6% रही, एसटी जनसंख्या 8.6% रही। लेकिन सबसे अधिक एसटी उत्तर प्रदेश में है, सबसे अधिक एसटी मध्य प्रदेश में है। पंजाब व हरियाणा में एसटी नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र का है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए चलिए अब कुछ आंकड़े लिखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के। और केंद्र शासित प्रदेश के यही आंकड़े केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी। अगर तुमसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या किस यूटी में है, तो ध्यान रखना पहले नंबर पर आ जाएगा दिल्ली, दूसरे नंबर पर आ जाएगा पांडुचेरी। दोनों याद रखने वाले। दिल्ली बच्चे को पता है लेकिन पांडुचेरी अधिकतर लोग याद नहीं करते। तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में है और दूसरे नंबर पर पांडुचेरी में है। अगर सबसे कम पूछे कि सबसे कम कहां पर है, तो वो है, ध्यान रखना, लक्षद्वीप में। कहां पर है, सबसे कम है लक्षद्वीप में। अगर आगे तुमसे पूछे सर्वाधिक या सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है, ध्यान रखना, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली में होगा। कितना है,
तो ध्यान रखना 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 11,320 लोग रह रहे हैं। अगर सबसे कम पूछे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो वो है अंडमान निकोबार में। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। कितना है? तो 86 प्रति वर्ग किलोमीटर, 46, ठीक है, 86 नहीं 46, ध्यान रखना। सबसे कम कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में है। आगे बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ ली। सर्वाधिक लिंगानुपात, ध्यान रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो ये अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। अगर तुमसे पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात अंडमान निकोबार नहीं है, सॉरी, पांडुचेरी है, ध्यान रखना। सर्वाधिक लिंगानुपात पांडुचेरी में है। और सबसे कम लिंगानुपात तुमसे पूछे तो ध्यान रखना वो दमन द्वीप में है। कहां पर है? सबसे कम लिंगानुपात दमन द्वीप में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात पांडुचेरी में है और सबसे कम पूछे तो दमन द्वीप में है। अगर पूछे सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है? सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरपीएफ एसआई में ये पूछा गया, तो लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है। और सबसे कम साक्षरता पूछे तो वो ध्यान रखना वो दादर नगर हवेली में है। दादर नगर हवेली में। ये मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा भाई। सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है और सबसे कम साक्षरता दादर नगर हवेली में है। अगर पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई दादर नगर हवेली में। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर हुई? तो वो हुई लक्षद्वीप में, ध्यान रखना। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादर नगर हवेली में और सबसे कम कहां पर हुई? तो लक्षद्वीप में। अगर तुमसे पूछे एक पॉइंट कि 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त, तो वो ध्यान रखना सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। और वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है। ये इंपोर्टेंट कंटेंट था, इसको पहले रिवीजन कर लो। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं अपन। अगर पूछे सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली और पांडुचेरी में, सबसे कम लक्षद्वीप में, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तो दिल्ली है, कम तो अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पूछे तो पांडुचेरी, सबसे कम दमनद्वीप। सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप, सबसे कम दादर नगर हवेली। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादर नगर हवेली और सबसे कम पूछे तो लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना आयोग सी चंद्रमौली और वर्तमान में पूछे तो विवेक जोशी। ठीक है, ये आज का कंटेंट था। अब बताओ, ऐसे टॉपिक में आपको 10 से 12 पूरे टॉपिक कवर कराने वाला हूं जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 10 से 12 ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आपको कवर कराऊंगा। यदि लगे कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और जिन दोस्तों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है उन तक ये क्लास जरूर शेयर कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।